नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने कोर डेटा का 5th पार्ट करने जा रहे हैं। बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर में कोर डेटा जो लगती है उसका 3rd पार्ट अपने आज करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने कल हेमी कोऑर्डिनेट पढ़ा था, यानी मैंने बताया था कि कोर डेटा को 2 ग्रुप में बांटा गया है, एक्रेन डेटा और करेन डेटा। तो ग्रुप ए डेटा होता है जिसके अंदर कपाल नहीं पाया जाता, और कपाल नहीं पाया जाता या सिर नहीं पाया जाता, उन्हें हमने हेमी कोऑर्डिनेट के अंदर रखा था, एक्रेन डेटा में रखा था। और एक्रेन डेटा के अंदर पहला जो सब फाइलम था वो हेमी कोऑर्डिनेट था, पहला सब फाइलम था हेमी कोऑर्डिनेटा। हेमी कोऑर्डिनेटा में मैंने बताया था कि केवल प्रोबोसिस के अंदर यानी सूंड भाग के अंदर कोड पाई जाती है। ये बात अपने कल के वीडियो में कर चुके हैं। आज अपने बात करते हैं कोऑर्डिनेटा के अंदर, एक्रेनेटा के अंदर जो सब फाइलम सेकंड ग्रुप फर्स्ट या ए के अंदर सब फाइलम सेकंड है यूरो कोऑर्डिनेट, यूरो कोऑर्डिनेटा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको यूरो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं इसके बारे में बताया था कि यूरो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। यूरो कोऑर्डिनेट की यदि हम बात करें तो यूरो कोऑर्डिनेट, यूरो का अर्थ होता है पूंछ, कोड का अर्थ होता है रज्जू, एटा का अर्थ है पाया जाना या धारण करना। अब देखिएगा यूरो कोऑर्डिनेट का अर्थ क्या निकला कि वे जंतु जिनकी केवल पूंछ में रज्जुनुमा संरचना पाई जाती है वो यूरो कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट की परिभाषा ये दी थी, जिन जंतुओं की पृष्ठ सतह पर एक धागे नुमा या रज्जुनुमा या एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर या स्ट्रिंग पाई जाती है, धागे नुमा संरचना कह दो, रज्जु कह दो या स्ट्रिंग कह दो, एक ही बात है, वो अगर पाई जाए तो कोऑर्डिनेट है। अब मैंने बताया था कि ये स्ट्रिंग जो है या रज्जु जो है वो कोऑर्डिनेट प्राणियों के अंदर जीवन की किसी भी अवस्था में पाई जा सकती है और कहीं पर भी पाई जा सकती है। तो उस हिसाब से यदि पाई जाती है जीवन की किसी भी अवस्था में कहीं पर भी पाई जाती है तो हम उनको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अब हमने कल बात की थी हेमी कोऑर्डिनेट, तो हेमी कोऑर्डिनेट के अंदर हमने बात की थी कि केवल ये रज्जु है या स्ट्रिंग है या धागेनुमा संरचना जो होती है वो केवल अगर सिरे पर सूंड भाग है जिसको हम प्रोबोसिस कहते हैं उसके अंदर ही पाई जाती है। अब बात हमने अपना यूरो कोऑर्डिनेट की कर रहे हैं। यूरो कोऑर्डिनेट के अंदर जो रज्जुनुमा संरचना है वो केवल पूंछ में पाई जाती है, इसलिए इन जंतुओं को हम यूरो कोऑर्डिनेट कहते हैं। यानी वे जंतु जिनमें रज्जु केवल पूंछ में टैल में पाई जाती है यूरो कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। तो यूरो कोऑर्डिनेट का जो मतलब है वो आपको समझ में आ गया हो कि यूरो कोऑर्डिनेट क्यों कहा गया है प्राणियों को। और यूरो कोऑर्डिनेट के अंदर हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे, हर्डमानिया। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका हर्डमानिया। हर्डमानिया को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और हर्डमानिया को जब हम पढ़ेंगे तो जो भी इसके करैक्टर हैं यूरो कोऑर्डिनेट के वो सारे अपने को वैसे तो हर्डमानिया में समझ में आ जाएंगे, परंतु उससे पहले हमें यूरो कोऑर्डिनेट के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ने हैं। तो आज अपने बात करने जा रहे हैं कि यूरो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषता होती है। तो
तो हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले इनके कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर की बात करें तो यूरोकोर्डेट आपको समझ में आ गया कि केवल इनकी पूंछ के अंदर रज्जुनुमा संरचना पाई जाती है। अब कैरेक्टर के अंदर बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टर है कि ये केवल समुद्र में पाया जाता है, ये केवल मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं। सबसे पहले इनकी बात करें कि ये किस आवास में रहते हैं, केवल मैराइन वाटर में रहते हैं। उसके अलावा ये कुछ जंतु इनके स्थिर अवस्था में हो सकते हैं और कुछ मुक्त प्लावी हो सकते हैं, मुक्त प्लावी हो सकते हैं। स्थिर अवस्था में मतलब किसी स्थान से चिपके हुए रह सकते हैं या चट्टानों से चिपके हुए रह सकते हैं या किसी जंतु से चिपके हुए रह सकते हैं। और मुक्त प्लावी का मतलब जल के अंदर स्वतंत्र रूप से तैरते हुए रहते हैं। उसके अलावा ये एकल रह सकते हैं या समूह में रह सकते हैं, कॉलोनी में एकल या समूह में पाए जा सकते हैं। एकल में एक जंतु अकेला रहता है और समूह के अंदर उस जंतु की जो संततियां हैं वो विकसित होती जाती हैं, जिसके कारण उन संततियों की अनेकों संख्या के कारण एक झुंड या समूह बन जाता है, जिसको निवय भी कहते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है इसका जो परिणाम होता है 0.25 से mm तक हो सकता है, 0.25 से 250 mm तक हो सकता है। और ये अलग अलग रूप में हो सकते हैं और रंग भी बहुत तरह के अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो देखिएगा सबसे छोटा साइज इनका 0.25 mm का हो सकता है और सबसे बड़ा 250 mm तक हो सकता है। उसके अलावा इनके शरीर की यदि हम बात करें तो शरीर जो होता है कोसनुमा अखंडित, इनका जो शरीर होता है वो कोसनुमा अखंडित और युग्मित उपांग रहित, युग्मित उपांग रहित और दुम रहित या पूंछ नहीं पाई जाती है। इनकी वैसे अवस्था को देखकर उनमें पूंछ नहीं होती है, हाँ लार्वा अवस्था में पूंछ हो सकती है। अब देखिए कोषनुमा का मतलब क्या होता है। कोष का मतलब होता है थैलेनुमा संरचना, कोष का अर्थ क्या होता है थैलेनुमा। अखंडित का मतलब ये होता है कि शरीर खंडों में नहीं बंटा होता है, नहीं तो वास्तविक नहीं आवासी किसी प्रकार का खंडी भौतिक में नहीं पाया जाता है। युग्मित उपांग, अब युग्मित उपांग का मतलब क्या होता है कि हम देखते हैं कि जैसे या हमने जैसे झींगा पढ़ा है फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर, तो झींगे के अंदर हमने देखा था कि 19 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। 19 जोड़ी का मतलब अगर एंटीना है तो वो एक जोड़ी यानी युग्म में होती है, एंटीन्यूल एक जोड़ी थी यानी युग्म में थी, उसके अलावा प्लियोपोड युग्म में थे। पर यहाँ पर क्या होता है कि उपांग जो है उनका जोड़ा नहीं पाया जाता, केवल सिंगल उपांग पाया जा सकता है। जैसे हम बात करें, मैं यहाँ पर आपको हल्द्वानिया को लेकर चलूँगा क्योंकि हल्द्वानिया अपने पूरा डिटेल में भी लगता है। तो जैसे हम बात करें हल्द्वानिया के अंदर, तो हल्द्वानिया के अंदर क्या होता है कि केवल एक मार्शल पाँव पाया जाता है जो कि हल की तरह रेत को खुदरते हुए आगे से आगे चलता रहता है। तो उस जो उपांग है केवल जो उसमें एक पाया जाता है मार्शल पाँव, वो केवल एक ही पाया जाता है यानी युग्म के रूप में नहीं पाया जाता है। अगला विशेषता है इसमें पूंछ नहीं पाई जाती, हालांकि इनकी लार्वा अवस्था में पूंछ पाई जा सकती है क्योंकि यूरोकोर्डेट का जो लार्वा होता है उसको हम टेडपोल लार्वा कहते हैं। जैसे हल्द्वानिया के अंदर टेडपोल लार्वा पाया जाता है उसमें पूंछ पाई जाती है, परंतु जैसे ही अडल्ट में वो मेटामॉर्फोसिस करता है तो उसके अंदर पूंछ नहीं पाई जाती है। तो कोषनुमा का ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह से हल्द्वानिया में हम देखते हैं इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इसमें इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। हम देख सकते हैं कि एक कोष थैलेनुमा संरचना होती है। अगला जो हमारा पॉइंट रहता है कि शरीर के ऊपर एक चोल पाया जाता है सुरक्षा के लिए, शरीर पर सुरक्षा के लिए चोल या आवरण पाया जाता है।
सुरक्षा के लिए सोल या आवरण पाया जाता है जो कि ट्यूनिशिन का बना होता है, ट्यूनिशिन का बना होता है। और ट्यूनिशिन का बना सोल या आवरण पाए जाने के कारण इनको ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। ये मैंने बताया तक आपको पिछले वीडियो में, ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं, बना होता है इसलिए इन्हें ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। और ये जो ट्यूनिशिन होता है, ट्यूनिशिन होता है ये सेल्यूलोज के समान संरचना वाला, रासायनिक संरचना वाला रसायन होता है या संरचना वाला एक एलिमेंट है। तो सुरक्षात्मक जो आवरण होता है उसको हम सोल कहते हैं या आवरण कहते हैं, जो कि ट्यूनिशिन का बना होता है। और C6H5O10 इसका यदि हम बात करें सूत्र, रासायनिक सूत्र C6H5O10 होता है। और ये जो C6H5O10 है ये ट्यूनिशिन होता है। और ट्यूनिशिन का बना होता है क्या, बाहर का चोल या बाहर का आवरण जो कि सुरक्षा करता है। हालांकि ये सुरक्षा तो करता ही करता है, साथ में ये शोषण में भी सहायक होता है। कैसे होता है उसको अपने आगे डिटेल में देखेंगे। तो कहने का मतलब देखिएगा वापस कि शरीर पर जो बाहर का आवरण होता है उसको हम चोल भी कहते हैं। और चोल जो होता है या आवरण जो होता है वो ट्यूनिशिन का बना होता है, यानी C6H5O10 का बना होता है। और ट्यूनिशिन का बना होने के कारण प्राणियों को ट्यूनिकेट्स भी कहा जाता है। तो यूरोकोल्डेट को यूरोकोल्डेट क्यों कहते हैं वो भी आपको समझ में आ गया, और ट्यूनिकेट्स भी क्यों कहते हैं वो समझ में आ गया, क्योंकि दोनों अलग अलग बातें हैं। यूरोकोल्डेट रज्जु की उपस्थिति इसी उसके आधार पे, और ट्यूनिकेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके बाह्यतम आवरण या चोल के अंदर ट्यूनिशिन नामक एक सेल्यूलोज के समान एलिमेंट पाया जाता है जिसका संरचना C6H5O10 होता है। तो ये इसके बाहर के आवरण की विशेषता होती है। अब देखिएगा इसके अंदर कि इसमें दो अपर्चर पाए जाते हैं, ब्रैंकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर। दो छिद्र जो क्यों है, क्या काम है जिनका भी मैं बताता हूँ। दो छिद्र पाए जाते हैं, ब्रैंकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर। अब स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यदि हम थोड़ा सा हार्डमानिया में ले लेते हैं, कोई भी कोई ऑप्शन के इसे कोई जंतु को हम ले लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार से ये एक एनिमल है, कोई भी हार्डमानिया ले लें। इसके अंदर देखिएगा कि ब्रैंकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर क्या काम करते हैं, क्या इनका यूज है, कहाँ पर स्थित होते हैं। तो हार्डमानिया के अंदर ये आपको दिख रहा है, दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दोनों स्ट्रक्चर के बीच में दो छिद्र दिख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर, ये छिद्र कहलाता है ब्रैंकियल अपर्चर, ब्रैंकियल अपर्चर। ये कहलाता है इसमें एट्रियल अपर्चर। अब देखिएगा कि इसको हम इनकरेंट पोल भी कह सकते हैं और इसको हम एक्सकरेंट पोल भी कह सकते हैं, एक्सकरेंट पोल भी कह सकते हैं। ये इसका इन्हों कह सकते हैं सहायक नाम है। सामान्य तौर के अंदर ब्रैंकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर लिखते हैं। ये कहलाता है इसका ब्रैंकियल साइफन, ये कहलाता है इसका एट्रियल साइफन। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये दो चीज क्या है कि ये बहुत ही उपयोगी छिद्र है इनके लिए। दोनों छिद्र जो है वो इस जंतु के जीवन का ये कह सकते हैं आधार है, या इस जीवन को चलाना है इसको, तो इन छिद्रों का होना आवश्यक है। क्योंकि इन छिद्रों के द्वारा ही इसकी जितनी भी जैविक क्रिया है वो संपन्न होती है। कौन से जंतुओं की? यूरोकोल्डेट एनिमल्स की। कैसे देखिएगा कि ब्रैंकियल अपर्चर जो होता है वो इसके माउथ के समान भी कह सकते हैं कार्य करता है।
माउथ का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से होकर के जल अंदर प्रवेश करता है, इसमें यहाँ से होकर के जल अंदर प्रवेश करता है। ये इसकी फेरिंक्स होती है, फेरिंक्स होती है इस तरह से। ये इसकी फेरिंक्स या ब्रैंकियल सैक भी बोलते हैं, ब्रैंकियल सैक। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि ब्रैंकियल अपर्चर से होकर के जल अंदर प्रवेश करता है, और अंदर जब जल प्रवेश करता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन पोषक पदार्थ मौजूद होते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ये जल अंदर प्रवेश करता है तो इसकी फेरिंक्स या ब्रैंकियल सैक क्या करती है, जिस जो जल अंदर आ रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन भी है और फूड एलिमेंट भी है। तो ये ब्रैंकियल सैक या फेरिंक्स क्या करती है, ऑक्सीजन और फूड एलिमेंट को अपने अंदर रखती है और वापस क्या करती है, अपने में से जल को बाहर निकाल देती है, क्योंकि इसके अंदर गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, इसमें गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। तो इन गिल स्लिट्स से होकर के जल बाहर निकलता है, और बाहर निकल करके ये वापस जल जो है वो एट्रियल साइफन से होते हुए एट्रियल अपर्चर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब जो जल एट्रियल अपर्चर से बाहर निकलता है उसके अंदर CO2 होती है, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, और भी कोई ऐसा एलिमेंट जैसे यूँ कह सकते हैं जनन जो युग्मक गैमेट्स होते हैं वो भी जल से जो बाहर निकल रहा है एट्रियल अपर्चर से उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ब्रैंकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर जो है यूरोकोर्डेट एनिमल्स के अंदर इनका जीवन अगर इनको चलाना है तो उसके लिए दोनों अपर्चर का होना आवश्यक है। और एक बार वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ब्रैंकियल अपर्चर से होकर के जल अंदर प्रवेश करता है, जबकि एट्रियल अपर्चर से होकर के जल बाहर निकलता है। जो जल ब्रैंकियल अपर्चर से अंदर प्रवेश करता है उस जल के अंदर ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ होते हैं जो कि जंतु के लिए जीवन का आधार है, और जो जल एट्रियल अपर्चर से बाहर निकलता है उसमें CO2 होती है, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, और साथ में युग्मक या गैमेट्स भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रैंकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर का इसके अंदर अच्छा उपयोग होता है। अब देखिएगा अगला पॉइंट जो इसके अंदर है, इसके अंदर कि सिलोम एब्सेंट होती है। इसमें अगले पॉइंट के लिए हम बात करेंगे। सिलोम एब्सेंट होती है, परंतु सिलोम तो एब्सेंट होती है परंतु उसके स्थान पर इसके अंदर एक एक्टोड्रम द्वारा अस्थित एट्रियल कैविटी होती है। एब्सेंट होती है परंतु एक्टोड्रम से अस्थित एट्रियल कैविटी होती है। अब ये जो एट्रियल कैविटी है ये कहाँ पर पाई जाती है, ये अपने अभी एक डायग्राम से देख रहे हैं। जो जैसे ये अपना एनिमल है,
देखिएगा ध्यान से, ये इसके अंदर ब्रैंकियल सैक है, ब्रैंकियल सैक या कैविटी, या इसको हम फेरिंक्स भी कह सकते हैं, फेरिंक्स। ये ब्रैंकियल अपर्चर है, ये एट्रियल अपर्चर है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि ब्रैंकियल अपर्चर आगे जाकर के ब्रैंकियल साइफन में खुलता है, ब्रैंकियल साइफन आगे जाकर के टोकरीनुमा संरचना में खुलता है। उस टोकरीनुमा संरचना को हम कहते हैं ब्रैंकियल सैक या फेरिंक्स कहते हैं। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि इस सैक के चारों ओर या इस फेरिंक्स के चारों ओर ये जो खाली स्थान आपको दिख रहा है, ये खाली स्थान जो है इसको कहते हैं एट्रियल कैविटी, एट्रियल कैविटी, परिकोष्ठ गुहा। हिंदी में अगर हम बात करें परिकोष्ठ गुहा। अब एट्रियल कैविटी की यदि हम बात करें, डेफिनेशन की बात करें कि वास्तव में खुलासा क्या है, तो एट्रियल कैविटी जो इसकी यूँ कह सकते हैं एक खुली हुई संरचना ब्रैंकियल सैक होती है, उसके चारों तरफ पाई जाती है, तो वो एक खाली स्थान जो कि फेरिंक्स या ब्रैंकियल सैक के चारों ओर पाया जाता है, उसको हम एट्रियल कैविटी कहते हैं। और ये मोस्टली इसकी पार्श्व सतह पर और अधर सतह पर अधिकतम होता है, यानी फेरिंक्स की जो लैटरल पोजीशन और वेंट्रल पोजीशन जो होती है उसके चारों खाली स्थान होता है, उसको एट्रियल कैविटी कहते हैं। और एट्रियल कैविटी हमेशा आपको दिखती है एट्रियल कोर से या फिर एट्रियल अपर्चर से बाहर हो रही है, ठीक है, एट्रियल अपर्चर से शरीर से बाहर हो रही है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जो जल फेरिंक्स के अंदर आता है वो गिल स्लिट की सहायता से एट्रियल कैविटी में आता है, यानी जल जो होता है वो ब्रैंकियल अपर्चर से अंदर घुसता है, फिर ब्रैंकियल साइफन में आता है, ब्रैंकियल साइफन से ब्रैंकियल सैक या फेरिंक्स में आता है, फेरिंक्स के अंदर गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, एसिड है, उनकी सहायता से वो जल जो है वो एट्रियल कैविटी में आ जाता है। एट्रियल कैविटी से जल है वो एट्रियल साइफन से होते हुए एट्रियल अपर्चर से होते हुए से बाहर निकलता है। तो देखिएगा कि इसके अंदर वास्तविक जो गुहा है वो नहीं होती है, परंतु एक्टोडर्म से स्थित केवल एट्रियल कैविटी होती है, जो आपको मैंने अभी डायग्राम के अंदर शो की है कि फेरिंक्स के लेटरल साइड में और अधर सतह पर जो खाली स्थान पाया जाता है उसको एट्रियल कैविटी कहते हैं, जो कि यूँ कह सकते हैं कि अंत में शरीर का जितना भी जल है उसको इकट्ठा करके एट्रियल अपर्चर से बाहर निकालने का काम करती है। अब देखिएगा अगला जो पॉइंट है इसका, यदि हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो सबसे बड़ी बात जो हम करने जा रहे हैं, जैसे ये अपने एक एनिमल लिया है, इसको मैं थोड़ा सा ढंग से बना देता हूँ, लिख देता हूँ कि नोटोकोड जो केवल है, क्योंकि मैंने यूरोकोडेड जब शुरू किया था एक बात होती थी कि जंतुओं में जो रज्जु या कोड होती है वो केवल इनकी भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है, भ्रूणीय अवस्था में पूंछ में पाई जाती है। जैसे देखने बात में नोटोकोड केवल भ्रूण के या लार्वा के कहते हैं, लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। जैसे अपने एनिमल बनाए, इस एनिमल में कहीं पर भी अपने को नोटोकोड को शो नहीं करते हैं, नोटोकोड होती नहीं है। तो इसके अंदर क्या होता है, यदि हम उसका लार्वा देखें तो लार्वा इस प्रकार का होता है, कैट को लार्वा